जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 14 है। अभी तक 13 वीडियो हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो में क्या है खास, तो इसमें हम टॉप 20 यानी कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम डिस्कशन करते हैं। साथ ही उन प्रश्नों से हटके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का पॉइंटों का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे की भी चर्चा करते हैं। उसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना होता है, फिर उसका जो सही आंसर होता है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस सेशन के साथ जोड़िए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए और कई सारे एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है फेडरिक निकोलसन। एफ का मतलब है सर फेडरिक। तो याद रखिएगा कि जो फेडरिक निकोलसन है, इनको फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है, वो पूछता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट कौन सी ईयर में, कौन सी साल में शुरू हुआ था। तो 1904 से ये शुरू हुआ था, यानी सहकारी आंदोलन जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1904 से हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा पॉइंट बनता है आपकी परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बात हो रही है, द क्रॉप रोटेशन ऑक्यूपाइंग हाईएस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश इज, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही जुड़े रहेंगे, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित होंगे। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या है हम जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है राइस व्हीट, यानी कि इस प्रश्न में ये बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जो हाईएस्ट एरिया है, वो कौन से फसल चक्र का है। मतलब कि सर्वाधिक जो एरिया है वो कौन सी फसल को हम उसमें उगाते हैं। फसल चक्र की अगर हम बात करेंगे तो खरीफ में जो है उत्तर प्रदेश में राइस का कल्टीवेशन करते हैं, राइस को उगाते हैं। उसके बाद जो होता है रबी सीजन में हम व्हीट का कल्टीवेशन करते हैं। तो यहाँ पे फसल चक्र की बात कर रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा राइस व्हीट, यानी कि धान और गेहूं फसल चक्र को सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे बात हो रही है, रेसरपिन एल्कलॉइड इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ सर्पगंधा, जिसको रोल्फिया सर्पेंटीना भी कहते हैं। तो हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है, रेसरपिन एल्कोलॉइड सर्पगंधा के किस भाग में पाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो है रूट, यानी जड़। जो रेसरपिन एल्कोलॉइड होता है ये सर्पगंधा के जड़ वाले भाग से पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे बात हो रही है, इम्प्रूव्ड सीड डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इज, यानी व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किए जाने वाला या किया जाने वाला उन्नत बीज है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, कई सारी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि जो किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए यानी कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जो बीज, जो सीड उनको बांटा जाता है, वितरित किया जाता है, वो सीड कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सर्टिफाइड सीड। तो याद रखना, किसानों को सर्टिफाइड सीड ही दिया जाता है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू सपोर्ट न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ विच स्टेट।
अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि विश्व बैंक ने किस राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण सहायक कृषि को समर्थन देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, लेटेस्ट प्रश्न है, करेंट का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ल्ड बैंक के साथ हस्ताक्षर साइन किए हैं। जो भी जनजातीय बहाल क्षेत्र हैं, एरिया हैं, उनमें पोषण सहायक कृषि को समर्थन देने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे बात हो रही है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सोयल आर, यानी कि मृदा के प्रमुख अंग हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो है एयर, वाटर, मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक कार्बन। एयर यानी वायु, जल और जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो, और ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब मिट्टी के प्रमुख अंग माने जाते हैं। तो याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे बात हो रही है द इनहेरिटेंस ऑफ हाउ मैनी कैरेक्टर वाज स्टडीड बाय मेंडल इन पी, यानी कि मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया। इसका जो आंसर है वो है 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे बात हो रही है इन हाइब्रिड वेराइटी डेवलपमेंट द मेल स्टेराइल लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि संकर प्रजाति विकसित करने में नर वंध्यता लाइन को प्रदर्शित करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए लाइन। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट, यानी कि एकीकृत कीट प्रबंधन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे ये पूछा गया है इस प्रश्न में। यानी कि अगर हम इसको बात करें, ये ऐसे भी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि NRC फॉर IPM, ठीक है, शॉर्ट में इसको IPM भी वो पूछ सकता है। IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि एकीकृत कीट प्रबंधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली। जो NRC है IPM का, वो नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपकी परीक्षा में भी 1 से 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट यानी कि जो संस्थान है उनसे संबंधित आ सकते हैं। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। विच वन इज द वेराइटी ऑफ ग्लेडियोलस, यानी कि निम्न में से कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है। तो जानते हैं, ज्वाला, गजल और प्रियदर्शनी, ये तीनों जो हैं ग्लेडियोलस की प्रजातियां हैं। और आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यानी कि जैविक खेती की। तो द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर, यानी कि जैविक खेती के घटक हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से हर एक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यहाँ पे जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, तो ये तीनों जो हैं वो जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये घटक हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा इस प्रश्न को, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है रेटून स्टंटिंग इन शुगर केन इज कॉज्ड बाई, यानी कि गन्ना में रेटून स्टंटिंग का कारण है या किस कारण से, या कौन सा पैथोजन है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण गन्ने में जो होती है रेटून स्टंटिंग की एक समस्या होती है, एक बीमारी होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन में यहाँ पे सही आंसर नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। इसको शॉर्ट में RSD भी बोलते हैं। RSD मतलब कि रेटून स्टंटिंग डिसीज़, ठीक है। ये गन्ने में समस्या होती है, बीमारी होती है, और ये जो होती है क्लेबीबैक्टर जाइली से ये होती है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है
ये है क्लेविबैक्टर जाइली, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। और अब इसको लेफिसोनिया जाइली भी हम इसको कहते हैं, लेटेस्ट में इसको हम लेफिसोनिया जाइली भी हम इसको बोलते हैं, या अगर ये ऑप्शन में ना दे तो क्लेविबैक्टर जाइली भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। और इसका नाम रैटून स्टंटिंग इसलिए भी कहा जाता है कि ये जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा सीवियर जो होती है वो रैटून क्रॉप्स में ही होती है, यानी कि जो गन्ने की पेड़ी हम लेते हैं, जो गन्ने की पेड़ी होती है उसी में इस बीमारी की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए इसको हम रैटून स्टंटिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पिंक कलर का डिस्कलरेशन होता है, जो भी ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं यानी कि जो भी नोड्स होते हैं उन पे पिंक कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा इसको। और अन्य भी बीमारियां हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है, वो गन्ने से अगर बीमारी से उठाता है क्वेश्चन, तो वो पूछता है रेड रोट ऑफ शुगर केन, यानी कि गन्ने का लाल सड़न रोग, तो इसका भी वो कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ लेता है। तो कोलेट्रोट्राइकम फेलकेटम, इसको आप याद रखना, ये रेड रोट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और इसका इन्फेस्टेशन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका जो इन्फेस्टेशन होता है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाता है गन्ने की फील्ड में, याद रखिएगा इसको। और एक प्रश्न और बनता है ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन, तो ये जो होता है ये फाइटोप्लाज्मा एमएलओ से ये स्प्रेड होता है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे बात हो रही है वेन एवर वन इरीगेशन इज अवेलेबल द व्हीट क्रॉप शुड बी इरीगेटेड एट, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है गेहूं से, व्हीट से, और सिंचाई से जब भी क्वेश्चन बनता है तो इस टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, यानी इसको हम शॉर्ट में CRI भी कहते हैं। ठीक है। तो याद रखना, और इसको इनिशिएशन कहते हैं, याद रखना, क्राउन रूट इनिशिएशन। और हिंदी में अगर हम इसको बात करें तो इसको बोलते हैं जटा मूल अवस्था या फिर शीर्ष मूल अवस्था। ये जो स्टेज होती है, ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था पे गेहूं को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, या क्रांतिक अवस्था होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है। और ये बुआई के सोइंग के 21 दिन बाद ये देखने को मिलती है ये अवस्था। या फिर वो रेंज में क्वेश्चन पूछे तो 20 से 25 दिन की जो स्टेज होती है बुआई के, 20 से 25 दिन बाद की जो अवस्था होती है, उस टाइम पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है गेहूं के पौधे को। यानी कि अगर हमारे पास एक ही इरिगेशन देने को है, हम एक ही पानी अगर देंगे गेहूं में, तो हमको CRI स्टेज पे पानी को देना चाहिए। ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो जान लेते हैं हम गेहूं से संबंधित, जैसे कि पहली CRI स्टेज हो गई, ये 20 से 25 दिन की अवस्था पर होती है। दूसरी होती है जो टिल्डरिंग स्टेज होती है, जिसको कल्ले फुटाव भी हम कह सकते हैं, ये 40 से 45 दिन की स्टेज पे आती है आफ्टर सोइंग। ठीक है। फिर फ्लोरिंग होती है जिसको हम बूटिंग स्टेज भी कहते हैं, फिर मिल्किंग, और फिर डफ स्टेज आती है। ठीक है। तो ये कुछ इरिगेशन की स्टेजें होती हैं। और जैसे कि और क्वेश्चन पूछता है गेहूं में, जैसे वो पूछ लेता है कि जो कॉमन ब्रेड व्हीट होता है उसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम उसको कहते हैं, और हेक्सापोलॉइड वो होता है, 2n बराबर 42 जिसका क्रोमोसोम होता है। ठीक है। फिर ड्यूरम पूछता है, ड्यूरम व्हीट जिसको हम मार्कोनी व्हीट भी कहते हैं, जो ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, और ये टेट्राप्लॉइड होता है, और 2n बराबर ये 28 होता है। ठीक है। ये मेनली सूजी बनाने के काम में आता है। और फिर होता है एक एमर व्हीट जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम, ये भी टेट्राप्लॉइड होता है, 2n बराबर 28 होता है। ठीक है। और एक डिप्लॉइड स्पीसीज होती हैं जैसे कि ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम एजेलीप्लॉइड्स, ये 2n बराबर 14 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे बात हो रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसकी घोषणा खालिस्तान के द्वारा की जाती है।
काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, ये जो एमएसपी होता है इसको जो अनाउंस करता है, मतलब इसकी जो घोषणा करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। और इसके लिए जो रिकमेंडेशन होती है एमएसपी के लिए, अगर वो पूछेगी एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय, तो फिर उसका आंसर हो जाता है सीएसीपी, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर की बात कर रहा है, अनाउंस की बात कर रहा है, किसके द्वारा घोषणा की जाती है एमएसपी की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बात हो रही है सल्फर कंटेंट इन सिंगल सुपर फॉस्फेट, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, इसको हम एसएसपी भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम जान लेते हैं, उन्हीं के साथ आपका इस प्रश्न का भी आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होता है और ये जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि ये जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है, ठीक है, इसलिए इसको वाटर सोल्यूबल भी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। और इसमें क्या होता है 16% इसमें P2O5 होता है, P2O5, ठीक है, जिसको हम फॉस्फोरस कहते हैं। और 19% के आसपास इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है, और 12% के आसपास इसमें सल्फर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है सल्फर की, तो आंसर हो जाएगा 11 से 12%, ठीक है। तो याद रखिएगा 16% तो P2O5 होता है, 12% सल्फर होता है और 19% इसमें कैल्शियम होता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं इन पॉइंट से, तो आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे बात हो रही है रीजनल रूरल बैंक्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक वर इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वाधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का वर्ष था। यानी कि सिंपली साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो ये केवल ये पूछ रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं इनकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1975, यानी कि जो आरआरबी हैं, इनको शॉर्ट में आरआरबी भी कहते हैं हम, रीजनल रूरल बैंक, इनकी जो स्थापना है वो 1975 में की गई थी। याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे बात हो रही है हाउ मच सीड्स ऑफ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विथ 1 पैकेट ऑफ 200 ग्राम ऑफ राइजोबियम कल्चर, यानी कि राइजोबियम कल्चर के 200 ग्राम के एक पैकेट से दलहनी फसलों का कितना बीज शोधित किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए। ये बोल रहा है कि जो राइजोबियम कल्चर होता है उसका 200 ग्राम का एक पैकेट आता है। ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट का जो वजन होता है एक पैकेट का वो कितना होता है, तो 200 ग्राम, ठीक है। तो 200 ग्राम का एक जो पैकेट है उससे हम कोई भी दलहनी फसल है उसके कितने बीज को, कितने केजी बीज को हम उसको शोधित कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं हम। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर है वो है 10 केजी। तो याद रखना एक पैकेट राइजोबियम से हम 10 केजी दलहनी फसलों के बीज को हम ट्रीट कर सकते हैं। और साइज अगर पूछे, वेट पूछे तो 200 ग्राम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे बात हो रही है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन दी ईयर, यानी कि भारतवर्ष में फसल बीमा योजना वर्ष में प्रारंभ की गई। यहाँ पे ईयर पूछ रहा है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, फसल बीमा योजना है, वो किस साल में स्टार्ट की गई थी। पुराना क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो होगा 1985। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे बात हो रही है विच सिस्टेमिक फंजीसाइड वाज यूज्ड फर्स्ट, यानी कि सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा के लिए और जान लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीटावैक्स। बीटावैक्स को हम कार्बोक्सिन भी कहते हैं, ये नाम भी आपको याद रखना है।
या फिर इसको हम DMO भी हम इसको कहते हैं, ये नाम भी आपको याद रखना है। और मेनली जो कार्बोक्सिन कह लो या DMO कह लो या फिर बीटावैक्स इसको हम कह लें, ट्रेड नेम होता है इसका बीटावैक्स। इसका हम जो मेनली उपयोग करते हैं वो स्मट में प्रयोग करते हैं और लूज स्मट ऑफ व्हीट में इसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या बात हो रही है वहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं अगर उनको हम ध्यान से याद नहीं रख पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा NH2CONH2। ये जो होता है फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम यहाँ बात करें तो सही जो हमारा आंसर होगा वो होगा C, NH2CONH2 जो होता है केमिकल फॉर्मूला होता है यूरिया का। आगे चलते हैं, बात करेंगे आज के प्रश्न की, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले हम पिछली वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो लेडी बर्ड होती है वो क्या होती है? तो उसका जो सही जवाब है लेडी बर्ड एक प्रेडेटर है। याद रखिएगा, लेडी बर्ड एक प्रेडेटर है, उसका सही आंसर है प्रेडेटर। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है और फिर इसका सही आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है IADP वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ, यानी कि IADP किस वर्ष में प्रारंभ हुई, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे IADP का पूरा नाम आपको बता देते हैं। I का मतलब है इंटेंसिव, I का मतलब है इंटेंसिव, और A का मतलब है एग्रीकल्चरल, ठीक है, A का मतलब है एग्रीकल्चरल, D का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, D का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और P का मतलब है प्रोग्राम। तो IADP का मतलब है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसका आपको आंसर बताना है, क्या है इसका सही आंसर, ये किस वर्ष में आया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। साथ ही एक काम और करना है आपको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अभी तक आप अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही चाहे तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।